सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जाम गुरु जी। सो आज हम आपके लिए नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा NBCC के लिए। ये 2018 में एग्ज़ाम हुआ था आपका। तो जिसने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए फर्स्ट पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि द लॉसेस आर मोर इन विच टाइप ऑफ सॉइल। सॉरी, सॉइल नहीं, फ्लो। किस तरह के सॉइल में आपको लॉसेस ज़्यादा देखने को मिलता है। सो लॉसेस आपको फाइंड आउट करना है फ्लो के लिए। यहाँ पर हमारे पास वैसे आंसर तो गिवन है कि भाई टर्बुलेंट फ्लो हमारा आंसर होगा, लेकिन ये कैसे आया ये आपको पता होना चाहिए। सो लॉसेस जो होता है वो आप फ्रिक्शन फैक्टर से फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रिक्शन फैक्टर F1 F2 से, यानी कि F1 जो होगा वो लैमिनर के लिए फाइंड आउट करना है आपको, एंड F2 जो होगा वो टर्बुलेंट के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई फ्रिक्शन फैक्टर लैमिनार के लिए कितना होता है। तो लैमिनार के लिए 64 डिवाइड बाय रेनॉल्ड नंबर। तो यहाँ से आप इसको फाइंड आउट करेंगे। रेनॉल्ड नंबर हम एक कॉमन ले लेते हैं कि भाई 2000 हमारे पास रेनॉल्ड नंबर होगा। तो लैमिनार के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है टर्बुलेंट के लिए। तो टर्बुलेंट के लिए 0.316 डिवाइड बाय रेनॉल्ड नंबर का 1/4। तो ये आप वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो हमारे पास जो लैमिनार के लिए फ्रिक्शन फैक्टर आएगा वो आएगा 0.032, और टर्बुलेंट के लिए जो आएगा 0.047। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है। 0.047, ये 32 है। 47 आपको पता है कि बड़ा होता है। तो इस केस से हमारा आंसर टर्बुलेंट होगा, यानी कि टर्बुलेंट में फ्लो जो होगा लॉसेस वो ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, कहते हैं मोस्ट कॉमन डिवाइस फॉर मेजरिंग डिस्चार्ज थ्रू चैनल इज। तो देखिए कितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए बहुत सारे ही होते हैं, डिवाइस होते हैं, लेकिन एक होता है चैनल के लिए। चैनल जैसे कि ओपन चैनल, हमारे पास स्ट्रीम वगैरह हो गए, नदी नाले जो होते हैं ये ओपन चैनल होते हैं। एक होता है पाइप के थ्रू डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। तो ये चीज़ आपको पता होनी जरूरी है कि भाई कौन जो होता है डिस्चार्ज कौन से केसेस में फाइंड आउट करता है। तो वेंचुरी फ्लूम जो होता है ये हमारा ओपन चैनल हो गया, यहाँ पर डिस्चार्ज को मेजर करता है। लेकिन हमारे पास जो वेंचुरी मीटर होता है, वेंचुरी मीटर भी होता है, वो पाइप के फ्लो को मेजर करता है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये करंट मीटर एंड पिटोट ट्यूब, तो आपको पता है कि ये दोनों जो होते हैं वेलोसिटी को मेजर करते हैं। वेलोसिटी ऑफ फ्लो को ये मेजर करेंगे। बाकी ये फ्लो को डिस्चार्ज को मेजर नहीं करते हैं। सॉरी, वेलोसिटी ऑफ फ्लो नहीं, वेलोसिटी को मेजर करते हैं दोनों, लेकिन फ्लो को ये मेजर नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर ये तो कॉमन ही आंसर होगा, आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है हमने SSC जेई में भी डिस्कस किया था। तो ये हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन स्टीडी फ्लो ऑफ ए फ्लूइड, स्टीडी फ्लो ऑफ फ्लूइड, द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ एनी फ्लूइड पार्टिकल। टोटल एक्सेलरेशन जो होती है वो कितनी होती है? सो स्टीडी फ्लो के लिए हमारा जो टोटल एक्सेलरेशन होता है एनी फ्लूइड का वो 0 होता है। अनस्टीडी अनस्टीडी वैसे जो स्टीडी नॉन यूनिफॉर्म होता है, ये तो हमारे पास यूनिफॉर्म हो गया। स्टीडी यूनिफॉर्म फ्लो के लिए भी 0 होता है, एंड स्टीडी नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी 0 ही होता है टोटल एक्सेलरेशन ऑफ एनी फ्लूइड। तो इस पॉइंट को आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द बेंडिंग इक्वेशन इज। बेंडिंग इक्वेशन जो होती है वो MI इज इक्वल टू सिग्मा बाय इज इक्वल टू ER होती है। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सीक्वेंस ऑफ 4 स्टेजेस ऑफ सर्वे इन द हाईवे अलाइनमेंट। 4 स्टेजेस जो होती है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, मैप स्टडी करते हैं। उसके बाद रेकोनाइसिस सर्वे करेंगे, फिर प्रीलिमिनरी सर्वे, एंड लास्ट में आपको डिटेल सर्वे जो है वो करनी पड़ती है। ये क्वेश्चन SSC जेई, HP जेई, हरियाणा जेई और कई स्टेट के जेई में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा
अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, इन सीबीआर टेस्ट द वैल्यू ऑफ सीबीआर इज कंडक्टेड एट। सीबीआर क्या होता है? कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशो। ये एक टेस्ट होता है, ये स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करता है, हमारा जो सॉइल होता है उसकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करता है। तो बोल रहा है कि इन द सीबीआर टेस्ट द वैल्यू ऑफ सीबीआर इज कैलकुलेटेड एट। तो वो कैलकुलेट की जाती है दोनों पॉइंट पर, बोथ 2.5 mm एंड 5 mm पेंट्रेशन पर। अब देखिए यहाँ पर कंडक्ट तो किया जाता है इस पॉइंट पर, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए कि भाई स्टैंडर्ड पेंट्रेशन की वैल्यू होती है। स्टैंडर्ड पेंट्रेशन वैल्यू या फिर लोड होता है 2.5 mm के लिए भी कुछ ना कुछ लोड होता होगा। वो स्टैंडर्ड पेंट्रेशन पर 5 mm पर भी कुछ ना कुछ लोड होता होगा कि भाई कितना लोड लगाते हैं इस टेस्ट को करने के लिए। तो 2.5 पर जो हमारा लोड होता है वो 1370 केजी का लोड होता है। इस पर इतना लोड होता है एंड 5 mm पर 2055 केजी का लोड आप लगाते हैं इस टेस्ट को करने के लिए। पेंट्रेशन, स्टैंडर्ड पेंट्रेशन जो वेट होता है 5 mm के लिए वो 2055 होता है। तो ये दोनों पॉइंट को आप याद रखिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, ए शैलो फाउंडेशन इज डिफाइंड एज ए फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई एक ऐसी फाउंडेशन है विच हैज, उसके पास क्या होता है, हैज ए डेप्थ ऑफ इम्पैक्टमेंट लेस देन इट्स विड्थ। डेप्थ जो होती है वो कम होती है उसकी चौड़ाई के मुकाबले, उसको आप शैलो फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन जो है सॉइल मैकेनिक्स से पूछा गया। तो आपको पता है कि सॉइल का तो फादर आप कहते हैं वो टरजांगी है। आपको पता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है टरजांगी से। तो अगर आप टरजांगी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन के लिए उसने एक एक्सप्रेशन बनाई हुई है। तो वो एक्सप्रेशन क्या है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको शैलो फाउंडेशन है उसके बारे में पता होना चाहिए। शैलो फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन होती है उसकी जो डेप्थ होती है, डेप्थ एंड जो उसकी विड्थ का रेशो होता है वो लेस देन 1 होना चाहिए। ये पॉइंट आप याद रखिए। डेप्थ एंड उसकी जो विड्थ होती है उनका रेशो 1 होगा, तब जाकर हम उसको शैलो फाउंडेशन कहते हैं अकॉर्डिंग टू टरजांगी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर डेप्थ और विड्थ का रेशो 1 से ज़्यादा होगा उसको आप डीप फाउंडेशन के नाम से जानते हैं, डीप फाउंडेशन। ये पॉइंट आप याद रखिए। टरजांगी ने इक्वेशन दी है तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको अम, एक पॉइंट बताता हूँ डीप फाउंडेशन को याद करने के लिए। देखिए डेप्थ, डेप्थ जितना ज़्यादा गहरा होगा उसको आप डेप्थ फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। कहने का मीनिंग ये है, ए डीप फाउंडेशन इज वन हुज डेप्थ इज ग्रेटर देन। डेप्थ जो है वो गहरी है। डीप, डीप में भी डी आ रहा है, डेप्थ में भी डी आ रहा है। उसकी डेप्थ जो होगी वो गहरी होगी उसकी चौड़ाई के मुकाबले, उसको आप डीप फाउंडेशन के नाम से जानते हैं, यानी कि 1 से ज़्यादा होगा। ये पॉइंट भी आप याद रखिए। हो सकता है कि एग्जाम में इसको लेकर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, सॉइल हैज ए बल्क डेंसिटी ऑफ 22 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर एंड वाटर कंटेंट कितना है 10%। द सॉइल ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इज। ड्राई डेंसिटी या फिर ड्राई यूनिट वेट जो होता है गामा डी कितना होता है, गामा बी ओवर 1+W। ये पॉइंट आप याद रखिए। अब यहाँ पे ये बी क्या दिया गया है, ये बल्क डेंसिटी होती है। बी फॉर बल्क डेंसिटी कितनी है हमारे पास 22 किलो न्यूटन दी है। 1 कॉमन रहेगा एंड डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ वाटर। तो हमारे पास 10% दिया गया है, इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 10% आपको पता है कि इतना आता है। तो अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए, हमारे पास 22/1 प्लस 0.1। इसको फाइंड आउट कीजिए, हमारे पास जो आंसर आएगा वो 20 किलो न्यूटन क्यूबिक मीटर आंसर आ जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट यहाँ पर, व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ ए सॉइल इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट।
plastic limit of the soil is greater than the liquid limit, then the plasticity index is reported as। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होता है उसको आप IP से डिनोट करते हैं। तो ये एक मॉइस्चर कंटेंट की एक ऐसी रेंज होती है जिसमें हमारा जो सॉइल होता है वो प्लास्टिसिटी को दर्शाता है, उसको आप प्लास्टिसिटी इंडेक्स बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, यानी कि लिक्विड लिमिट एंड जो प्लास्टिक लिमिट का रेशो होता है उसको आप प्लास्टिसिटी इंडेक्स बोलते हैं। तो ये चीज़ आप को पता होनी चाहिए। एंड जो प्लास्टिसिटी होती है वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, इस पॉइंट को आप याद रखिए, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लिक्विड लिमिट क्या होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए। द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल इज स्टिल इन द लिक्विड स्टेट एंड जस्ट डेवलप shear स्ट्रेंथ अगेंस्ट फ्लोइंग, उसको लिक्विड लिमिट बोलते हैं। ऐसे ही हमारे पास प्लास्टिक लिमिट भी होती है। तो प्लास्टिक लिमिट जो होती है मिनिमम वाटर कंटेंट विच मेक्स द सॉइल टू बी रोल्ड इनटू 3 mm डायामीटर थ्रेड, उसको आप प्लास्टिक लिमिट बोल सकते हैं। सो अगर आपकी प्लास्टिक लिमिट जो है WP जो है वो ग्रेटर देन है किससे, WL से, उस तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स को आप 0 डिनोट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं कि भाई वो 0 ही होता है। ऑप्शन ये हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर गुड बॉन्डिंग इन ब्रिक मैसनरी, गुड बॉन्डिंग के लिए, गुड बॉन्डिंग के लिए क्या होगा यहाँ पर हमारा आंसर। अगर आप हमारे YouTube चैनल को डेली विजिट करते हैं, हमारा एक कम्युनिटी सेक्शन है, वहाँ पर मैं आपको फ़ोटो भी अपलोड करता रहता हूँ कि भाई ये क्या होगा। तो ऐसे ही जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है गुड बॉन्डिंग के लिए, तो इसके ऊपर मैं वहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड कर दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत सारी जानकारी आपको वहाँ से सीखने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ये हो जाएगा, बैट मस्ट बी यूज्ड इन द अल्टरनेटिव कोर्स। बिल्कुल सही बात है, ये होना जरूर, सॉरी ये गलत है, ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से। ऑल ब्रिक्स नीड नॉट टू बी यूनिफॉर्म इन साइज, ये गलत है। ऑल ब्रिक्स जो होती है वो यूनिफॉर्म में होनी चाहिए। एंड वर्टिकल जॉइंट इन द अल्टरनेटिव कोर्स शुड फॉल इन प्लम, ये बिल्कुल सही बात है। वर्टिकल जॉइंट जो आप प्रोवाइड करते हैं वो हमेशा प्लम बॉब में आने चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इट मीन्स कि ये गलत होना चाहिए। फिर सीमेंट मोटार यूज्ड मस्ट हैव सुर्खी एज असिस्टिव, ये भी गलत है। तो ये थर्ड ऑप्शन सही होगा भाई, बाकी ये गलत हैं सारे। क्योंकि जो वैट होते हैं वो आपको स्पेशल लोकेशन में ही आप प्रोवाइड कर सकते हैं, बाकी जगह में वो उतना आपको अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। तो ये ऑप्शन गलत होगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन में आंसर थर्ड होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बीकेस्ट सेक्शन इज ए फील्ड वेल्ड इज, बीकेस्ट सेक्शन जो होता है कॉमन क्वेश्चन है, थ्रोट ऑफ द वेल्ड होता है बीकेस्ट सेक्शन जो होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर बेंडिंग मोमेंट m एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI इज गिवन बाय, क्या रिलेशन होता है। तो m इज इक्वल टू EI ओवर R, m सिर्फ m इसमें ही दिया गया है, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। वैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत मिस्टेक तो है, m इज इक्वल टू EI ओवर R ये होता है इन तीनों में रिलेशन। तो ये आप याद रखिए, यहाँ पे थोड़ा सा गलत ऑप्शन दिया गया है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडमिक्सचर विच प्रोलॉन्ग द सेटिंग एंड हार्डनिंग टाइम, भाई कौन सा ऐसा मोस्ट कॉमन एडमिक्सचर है जो सेटिंग टाइम को एंड हार्डनिंग टाइम को बढ़ा देता है। कौन सा होगा भाई। वो होता है जिप्सम ही होता है। जिप्सम एक एडमिक्सचर है जो सेटिंग टाइम वगैरह को बढ़ा देता है। लेकिन हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड भी होता है, इसके बारे में देख लीजिए। ये लेकिन ये एडमिक्सचर नहीं है, ये एक्सलरेटर है।
कैल्शियम क्लोराइड जो होता है ये एक एक्सीलरेटर होता है, ये सेटिंग टाइम जो होती है सीमेंट की उसको कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो ये आप याद रखिए। एक चलो ये तो होता नहीं है मेरे हिसाब से। एक होता है कैल्शियम सल्फेट, जिसको आप जिप्सम के नाम से जानते हैं, ये तो हमने यहाँ पे बता दिया है। एडमिक्सचर या फिर सीमेंट में इसको रिटार्डर की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं, सेटिंग टाइम को ये बढ़ा देता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सारे ही, तो ये चीज़ आपको पता होनी जरूरी है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, द मेन रीजन फॉर प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ रीइंफोर्सिंग बार एट ए स्पॉट इन सिंपली स्पॉटेड बीम इज टू बी रजिस्ट इन दैट जोन। क्या रजिस्ट करता है? तो बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है उसको रजिस्ट करता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार इन कॉलम इज। कॉलम में जो मिनिमम नंबर ऑफ बार का आप डायमीटर यूज करते हैं वो 12 mm का ही होता है। भाई कॉलम जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अगर हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल बार के लिए स्पेसिंग की बात करेंगे तो वो 300 mm से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, शुड नॉट एक्सीड पेरीफेरी ऑफ कॉलम 300 mm। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ बार की बात करेंगे तो 4 जो होती है रेक्ट एंगुलर में प्रोवाइड करते हैं, 6 जो होती है सर्कुलर में, 8 जो होती है वो ऑक्टागोनल में हम प्रोवाइड करते हैं। वैसे यहाँ से कॉलम से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं कई एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि मिनिमम परसेंटेज जो होता है स्टील का, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो सारे पॉइंट आपको पता होने जरूरी हैं। अगला देखिए, डायमीटर ऑफ टाइज इन ए कॉलम शुड बी। डायमीटर ऑफ टाइज जो प्रोवाइड आप करते हैं कॉलम में वो कितना होना चाहिए? टाइज यानी कि लेटरल टाइज होती है, तो उसका यहाँ पे डायमीटर पूछ रहा है कि भाई वो कितना होता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो केसेस आते हैं। ये हमारा जो आईएस कोड है वो कहता है कि भाई लेटरल टाइज जो होती है उसका जो डायमीटर होता है कॉलम के केसेस में, अगर हमारे पास कोई भी केस नहीं है तो 6 mm आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो एक केस होता है कि शुड नॉट बी लेस देन 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडिनल बार। जो सबसे बड़ी लॉन्गिट्यूडिनल बार है उसका 1/4 होना जरूरी है। एंड आल्सो मोर देन 1/4 डायमीटर ऑफ मेन बार। यहाँ ये भी सही बात है, मेन बार आपको पता है कि लॉन्गिट्यूडिनल बार ही होती है 1/4। ये तो मैंने आपको बता दिया है। शुड नॉट बी लेस देन या फिर मोर देन, यानी शुड नॉट बी लेस देन, इस वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि मोर देन ही है यहाँ पे, ये बिल्कुल सही बात है। मोर देन 5 mm, तो वैसे 6 mm होता है, तो ये चीज क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर बैठता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोड फैक्टर फॉर लाइव एंड डेड लोड आर टेकन रिस्पेक्टिवली। लोड फैक्टर जो होता है लाइव एंड डेड लोड के लिए कितना होता है? सो 2.2 एंड 1.5 ये होता है रिस्पेक्टिवली, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है। लोड फैक्टर से भी क्वेश्चन आपको पता है कि पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कैन बी रिड्यूस बाय। हीट ऑफ हाइड्रेशन आपको कम करनी है तो जिसका सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा उनका कंटेंट आपको कम करना पड़ेगा, तब जाकर हमारी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? ट्री कैल्शियम, यहाँ पे डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट दिया तो ये होता नहीं है, वैसे ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है। देखिए कितना गलती किया है, क्वेश्चन जब पूछते हैं तो ट्री कैल्शियम सिलिकेट, ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड ट्री कैल्शियम सिलिकेट, इसका कितना होता है? एल्यूमिनेट का 865 जूल होता है एंड इसका कितना होता है? 500 जूल पर कैलोरी होता है। तो दोनों को देखिए, इन दोनों को कम करेंगे तो हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हाँ, ऐसे होता है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कैन बी इंक्रीज बाय। तो आपको पता है कि डाई कैल्शियम सिलिकेट का आपको बढ़ाना है और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड का आपको बढ़ाना है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा क्योंकि इन दोनों को तो ज़्यादा ही होता है। तो ये आपको
कंफ्यूज करने के लिए आगे पीछे आपको पता है क्वेश्चन जो है पूछता ही रहता है। हाँ, एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर आप बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया हमारा बढ़ जाता है। ये पॉइंट भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द पर्पज ऑफ इवैल्यूएटिंग कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इन ए प्रोजेक्ट इज कॉल्ड। द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो आपको इवैल्यूएट करनी है, कैलकुलेट करनी है, तो उसको हम एस्टीमेट के नाम से जानते हैं। ये आपको पता होना जरूरी है, वैसे सभी को पता होता है लेकिन फिर भी। अगला क्वेश्चन देखिए, द यूजफुल पार्ट ऑफ लिवेबल एरिया ऑफ ए बिल्डिंग इज नाउन एज। यूजफुल, जो आप जिसको यूज करते हैं, यूजफुल पार्ट, जहाँ पर आप रहते हैं, रहने वाला एरिया जो होता है उसका यूजफुल पार्ट जो होता है वो कारपेट एरिया होता है। कारपेट एरिया ही यूजफुल पार्ट होता है, सर्कुलेशन नहीं होता है, आगे पीछे जाने वाला थोड़ी चाहिए हमें भाई। हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन ये भी नहीं होता है, प्लिंथ एरिया ये भी नहीं होता है, कारपेट एरिया ही होता है। कारपेट एरिया जो होता है जिसको आप लैटेबल एरिया के नाम से भी जानते हैं, ये पॉइंट भी आप याद रखिए। इनके लिवेबल एरिया जो होता है उसको आप लैटेबल एरिया के नाम से भी जानते हैं, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिए। दिस इज द टोटल फ्लोर एरिया माइनस द सर्कुलेशन एरिया, तो ये भी पॉइंट आप याद रखिए। कारपेट एरिया जो होता है ये टोटल फ्लोर का एरिया कितना है माइनस उसमें सर्कुलेशन एरिया को आप करेंगे तो हमारे पास कारपेट एरिया ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द वियर में आल्सो यूज टू मेजर। वियर में आल्सो बी यूज टू मेजर, किसको मेजर करता है, वियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बियर जो होता है वो डिस्चार्ज इन द रिवर और चैनल दोनों को मेजर कर सकता है। रेट ऑफ फ्लो को ये मेजर करता है, रेट ऑफ फ्लो या फिर डिस्चार्ज जो होता है उसको ये मेजर कर सकता है। अगला क्या बोल रहा है, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इम्प्रूव बाय। वर्केबिलिटी आपको इम्प्रूव करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैसे इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं वर्केबिलिटी से कि भाई आपको इम्प्रूव करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। एक तो हमारे पास हो गया सीमेंट कंटेंट, शेप ऑफ एग्रीगेट, आपको पता है कि शेप से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, एंड हमारे पास जो साइज होता है एग्रीगेट का, ये तीन फैक्टर होते हैं, यहाँ से आप वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कैसे ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर हम यहाँ पे मोर सीमेंट की बात करें, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास ये आंसर बिल्कुल सही बता रहा है, तो मोर सीमेंट की अगर आप बात करेंगे तो मोर क्वांटिटी ऑफ सीमेंट द मोर विल बी द पेस्ट अवेलेबल टू कोट द सरफेस ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट का जो सरफेस होता है उसको ढकने के लिए आप मोर सीमेंट यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो एग्रीगेट के जो पोर्स होते हैं उसमें वॉइड्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली सीमेंट पेस्ट से ढक जाएंगे, तो वर्केबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आप राउंडेड एग्रीगेट यूज करते हैं शेप से तो वर्केबिलिटी आपको पता है कि ज़्यादा मिलती है। साइज ऑफ एग्रीगेट भी मैटर करता है, आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास, द वेट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ आरसीसी इज। वेट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ आरसीसी इज। अगर हम आरसीसी की बात करेंगे तो उसका 25 केजी पर क्यूबिक मीटर होता है। 25 केजी पर क्यूबिक मीटर यूनिट वेट होता है, यानी कि वेट होता है। अगर हम पीसीसी की बात करेंगे तो उसका होता है 2400 केजी पर क्यूबिक मीटर। अगर हम पोर्टलैंड सीमेंट की बात करेंगे, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात करेंगे तो उसका 1440 होता है केजी पर क्यूबिक मीटर। अगर हम
सीमेंट मोटार की बात करेंगे, सीमेंट मोटार भी होता है तो उसका होता है 2000 केजी पर क्यूबिक मीटर। अगर हम स्टील की बात करेंगे, स्टील की, तो उसका होता है 7850 केजी पर क्यूबिक मीटर। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। आरसीसी का 25 होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में सबसे बड़ा 24 ही है, तो हम इसको ही आंसर सही मानेंगे। अगला देखिए यहाँ पे, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द थियोरेटिकली ऑक्सीजन डिमांड TOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD इज गिवन बाय। क्या इस क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा? सो ये जितने भी होते हैं TOD, BOD, COD, ये सभी जो होते हैं, एक TOC भी होता है। TOC जो होता है टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, ये होता है। तो ये सभी जो होते हैं ये एसोसिएटेड विद होते हैं ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर से, सभी से एसोसिएट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो यही हो जाएगा। जैसे पूछा गया है वैसे ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ब्रिक्स यूज फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेस के लिए, लाइनिंग ऑफ फर्नेस के लिए जो आप ब्रिक यूज करते हैं वो कौन सी होती है? सो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर रिफ्रैक्टरी ब्रिक हो जाएगा। रिफ्रैक्टरी ब्रिक जो होती है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होती है एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक, दूसरी होती है बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक, तीसरी होती है न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी ब्रिक। अब इनके भी सब कैटेगरी है, जैसे कि एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक की भी सब कैटेगरी है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब ये जो है बेसिक, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एंड ये न्यूट्रल जो है इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इनके भी सब कैटेगरी है, लेकिन आप इसको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर आप रिफ्रैक्टरी ब्रिक जो होती है इसको आप यूज़ करते हैं लाइनिंग ऑफ फर्नेस के लिए, यानी कि हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करने के लिए आप इस ब्रिक को यूज कर सकते हैं। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अगर आप बात करेंगे तो 15 से 20 न्यूटन पर mm² इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। वाटर एब्जॉर्प्शन की अगर आप बात करेंगे रिफ्रैक्टरी ब्रिक की, तो 4 से 10% पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये पॉइंट देख लीजिए। अगला देखिए, द क्रॉस स्टाफ इन ए इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर, क्रॉस स्टाफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ। सो जो क्रॉस स्टाफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री को सेटअप कर सकता है। तो एक फ्रेंच क्रॉस स्टाफ होता है, इसको भी आप देख लीजिए। सबसे पहले फ्रेंच को देख लीजिए। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ यानी कि एक क्रॉस स्टाफ होता है, एक होता है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। वैसे ये क्रॉस स्टाफ का ही एक पार्ट है, लेकिन फ्रेंच क्रॉस स्टाफ जो होता है एक एडवांस वर्जन है किसका? क्रॉस स्टाफ का। एंड ये फ्रेंच क्रॉस स्टाफ जो होता है ये 45 डिग्री के एंगल को भी सेटअप कर सकता है, 90 के भी सेटअप कर सकता है। ये फ्रेंच क्रॉस स्टाफ की एक खास बात है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्रॉस स्टाफ जो होते हैं उसको तीन कैटेगरी में यानी कि तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है ओपन क्रॉस स्टाफ, ओपन क्रॉस स्टाफ ये भी राइट एंगल को यानी कि सेटअप कर सकता है। एक होता है ये फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, एक होता है एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। तो ये भी 90 डिग्री के एंगल को सेटअप कर सकता है। तो ये क्रॉस स्टाफ के पार्ट हो गए। एक होता है हमारे पास ऑप्टिकल स्क्वायर, ऑप्टिकल स्क्वायर जो होता है ये भी राइट एंगल को ही सेटअप कर सकता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिए, 90 डिग्री के एंगल को ये सेटअप कर सकता है। फ्रेंच एंड ओपन क्रॉस एडजस्टेबल तो ये तो करते ही हैं, तो क्रॉस स्टाफ के पार्ट हैं, लेकिन ये आपको सारी चीज़ें जो हैं वो पता होनी जरूरी है। अगर आप हमारे जो कम्युनिटी मेंबरशिप है उसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर हमने क्रॉस स्टाफ के बारे में पता किया, तो जैसे ही ऐसे ही सर्वेइंग के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पैग होता है, एरो होता है, रेंजिंग रोड होती है, ऑफसेट होता है, प्रिज्म स्क्वायर होता है, प्लम बॉब, सीलिनोमीटर, प्रिज्मेटिक स्क्वायर, ये सारा कुछ आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा एक इमेजेस के थ्रू। हम फोटो वहाँ पे लगा देंगे, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं।
हाँ, अगर आप ले सकते हैं मेंबरशिप को तो ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्लोप ऑन द रोड सरफेस जनरली प्रोवाइडेड ऑन द कर्व इज नाउन एज। स्लोप ऑन द रोड सरफेस, स्लोप ऑन द रोड सरफेस, रोड सरफेस के ऊपर स्लोप जनरली प्रोवाइडेड ऑन द कर्व, जनरली प्रोवाइड किया जाता है ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है, उसको आप किस नाम से जानते हैं? किस नाम से पुकारा जाता है? तो देखिए यहाँ पर आपको दो तीन चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। द अमाउंट बाय विच द आउटर एज रेस, आउटर एज जो होती है रोड की, उसको आपको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, आप उसको क्या बोलते हैं? कैंट या फिर सुपर एलिवेशन के नाम से जानते हैं। कैंट और सुपर एलिवेशन, जो आउटर एज होती है उसको थोड़ा सा आप अंदर के मुकाबले बढ़ा के रखते हैं, उसको आप कैंट या फिर सुपर एलिवेशन के नाम से जानते हैं। या फिर रोड वे में अगर आप बात करें, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन, उसको आप बैंकिंग ऑफ रोड के नाम से जानते हैं। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, द स्लोप ऑन द रोड सरफेस जनरली प्रोवाइडेड ऑन द कर्व, उसको आप एंगल ऑफ बैंकिंग के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए टेंजाइल टेस्ट इज परफॉर्म ऑन ए राउंड बार। टेंजाइल टेस्ट जो होता है वो आप परफॉर्म कर रहे हैं एक राउंड बार के ऊपर। आफ्टर फ्रैक्चर, फ्रैक्चर होने के बाद, इट हैज बीन फाउंड दैट द डायमीटर रिमेन्स अप्रोक्सीमेटली सेम एट फ्रैक्चर। जब हमारा कोई मटेरियल है, राउंड बार है, मान के चलो कि वो फ्रैक्चर होने के बाद उसका डायमीटर सेम ही है, जैसे कि 12 mm का डायमीटर था उस बार का, तो वो फ्रैक्चर होने के बाद भी 12 mm ही रहता है। दिस मटेरियल अंडर टेस्ट वाज, कौन सा भाई मटेरियल होता है? एक हमारे पास होता है ब्रिटल मटेरियल के ऊपर टेंशन टेस्ट, एक होता है डक्टाइल मटेरियल के ऊपर टेंशन टेस्ट। तो दोनों में से आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा किस में आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं ब्रिटल मटेरियल की। ब्रिटल मटेरियल टेस्ट जब आप करते हैं टेंशन के ऊपर, तो यहाँ पर जो हमारा फेलियर प्लेन होता है ब्रिटल के लिए, फेलियर प्लेन जो होता है वो 90 डिग्री होता है एक्सिस ऑफ लोड के, 90 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ लोड होता है। ये पॉइंट भी आप याद रखिए, 90 डिग्री एक्सिस ऑफ लोड होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, देर इज नो इलोंगेशन होती है, इसमें कोई भी यानी कि हमारा मटेरियल जो होता है कोई भी लंबा नहीं होता है, इलोंगेशन नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, तो डायमीटर होता है वो सेम रहता है, चाहे वो टेस्ट के पहले हो चाहे वो टेस्ट के बाद हो। तो इसके अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो वो होता है कास्ट आयरन एंड हमारे पास कंक्रीट होता है। आपको पता है कि कंक्रीट जो होता है एक ब्रिटल मटेरियल होता है, तो उसका डायमीटर सेम वैसा का वैसा ही रहेगा, एंड कास्ट आयरन का भी वैसा का वैसा ही रहता है। तो देखिए डायमीटर रिमेन अप्रोक्सीमेटली सेम, तो कास्ट आयरन हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। माइल्ड स्टील नहीं होगा, क्योंकि माइल्ड स्टील जो होता है एक क्या होता है, डक्टाइल में आता है। आपको पता है कि डक्टाइल में आता है क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है। कार्बन कंटेंट आपको पता है कि स्टील में होता है, जिससे क्या होता है डक्टिलिटी जो कम हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ पे डक्टाइल मटेरियल की बात करेंगे, तो डक्टाइल मटेरियल जो होता है वो सबसे पहले क्या होता है, इलोंगेट होता है, लंबा होता है, देन वो फेल हो जाता है। तो इसका जो फेलियर का प्लेन जो होता है डक्टाइल के लिए 45 डिग्री होता है एक्सिस ऑफ लोड के, 45। ब्रिटल में 90 डिग्री का होता है, डक्टाइल में 40 डिग्री का होता है, ये पॉइंट आप याद रखिए। तो इससे क्या होता है कि आफ्टर फेलियर जो होता है, हमारा जो फेलियर आपको देखने को मिलता है वो कप कोन टाइप का देखने को मिलता है, कप कोन टाइप का देखने को मिलता है फेलियर। तो इसके अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो एक माइल्ड स्टील हमारे पास एग्जांपल हो गया, एंड नेक्स्ट वन हाई टेंजाइल स्टील हमारे पास एग्जांपल हो गया। तो ये नहीं होगा, यहाँ पर कास्ट आयरन हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बैलेंस रेनफोर्स कंक्रीट बीम इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेसेस इन, द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस रेनफोर्स कंक्रीट बीम इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेसेस इन। जो स्ट्रेसेस होता है भाई दोनों पर सेम होता है, दोनों ही सेम कंडीशन में फेल होते हैं। बैलेंस सेक्शन में हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया कि बैलेंस सेक्शन जो होता है
वहाँ पर हमारा फेलियर यानी कि स्ट्रेस जो आता है वो दोनों पर साइमल्टेनियसली आता है, दोनों पर सेम टाइम पर आएगा। अगला देखिए, इन कैलकुलेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ए रिप्टेड जॉइंट इन टीयरिंग शेयरिंग एंड क्रशिंग द सो एक्चुअल डायमीटर ऑफ होल ट्रेलर फॉर द रिवेट इज यूज्ड। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द टाइप ऑफ लाइम यूज्ड इन लाइम कंक्रीट इज। लाइम में टाइप ऑफ लाइम आप यूज करते हैं लाइम कंक्रीट में, वो कौन सा होता है? लाइम जो आप लाइम कंक्रीट के लिए यूज करते हैं वो होता है हाइड्रोलिक लाइम। भाई फैट लाइम को हम यूज नहीं कर सकते हैं, ये प्लास्टर थोड़ी हमें करना है। तो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए भाई, कि भाई हाइड्रोलिक लाइम जो होता है आप इसको लाइम कंक्रीट कंक्रीट बनाना है। लाइम कंक्रीट कंक्रीट जो होता है आपको पता है कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हाइड्रोलिक लाइम जो होता है इसमें एक प्रॉपर्टी होती है अंडर वाटर में सेट होने की। अंडर वाटर में ये सेट हो सकता है, इसलिए इसको आप वाटर लाइम के नाम से भी जानते हैं, वाटर लाइम। फैट लाइम जो होता है वाइट वॉशिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, प्लास्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं। फैट लाइम जो होता है इसमें 95% हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है, 5% से कम में इसमें इम्प्योरिटीज़ होती है फैट लाइम में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है फैट लाइम वैसे। एंड जो हमारे पास हाइड्रोलिक लाइम, यहाँ पे आंसर सही है। तो इसकी जो स्लैकिंग होती है वो 1 से 2 घंटे में हो जाती है। एंड इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये पार्ट भी हम, अगर आपने हमारी लाइम की वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप जाकर देख सकते हैं निचोड़ वाले पार्ट में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सी स्टेटमेंट गलत है? भाई यहाँ पर एडमिक्सचर के बारे में ही आंसर गलत बोल रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। बोल रहा है तो भाई सही बोल रहा है, यहाँ पर यही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। वैसे आपको एडमिक्सचर रिटार्डर एक्सलेटर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना ज़रूरी है। चलो मैं इसके ऊपर ही एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि भाई एडमिक्सचर क्या क्या हो सकते हैं और ये क्या क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगला देखिए, द मिनिमम लोड विच विल काउज फेलियर ऑफ फाउंडेशन। मिनिमम लोड विच विल काउज फेलियर ऑफ फाउंडेशन, उसको आप किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं अल्टीमेट वेयरिंग कैपेसिटी पावर। एक ही बात है। ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द राफ्ट फाउंडेशन आर जनरली यूज्ड व्हेन द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ फुटिंग इज। राफ्ट फाउंडेशन आपको पता है कि क्यों प्रोवाइड करते हैं, लो वेयरिंग कैपेसिटी होती है, उस केसेस में आप राफ्ट फाउंडेशन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोर देन हाफ 50%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एनी अदर फाउंडेशन एरिया वुड अप्रोक्सीमेटली कवर 50% ऑफ द टोटल ग्राउंड एरिया beneath द स्ट्रक्चर। ये भी एग्जाम में वैसे आंसर कई बार जो है वो ऑप्शन में था, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। कहने का मीनिंग ये है कि भाई राफ्ट फाउंडेशन जो होती है जहाँ पर हमारी लो बेयरिंग कैपेसिटी होती है, तो वहाँ पर आप राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगला क्या बोल रहा है, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन फॉर द लोड बेयरिंग वॉल ऑफ ए बिल्डिंग इज रिस्ट्रिक्टेड टू। कितनी होनी चाहिए भाई मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो होती है लोड बेयरिंग के लिए? लोड बेयरिंग के लिए जो होती है वो 900 mm की होती है भाई। वैसे यहाँ पर भी मिनिमम डेप्थ ऑफ फुटिंग के लिए बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे कि सैंडी सॉइल होती है, रॉकी सॉइल होती है, क्लेई सॉइल भी होती है। तो इन सभी के लिए जो है वो भी आपको पता होनी चाहिए भाई कितनी हो सकती है। तो उसके बारे में भी हमने कई बार डिस्कस किया है सॉइल मैकेनिक्स में, तो वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। कौन सी गलत स्टेटमेंट है ये हमें बताना है। तो देखिए, इन इंग्लिश बॉन्ड्स
द हेडर कोर्स शुड स्टार्ट विद क्वीन क्लोजर। ये गलत है, क्वीन क्लोजर से कभी स्टार्ट नहीं होता है। अगला क्या बोल रहा था, रेक्ट एंगुलर बीम ए हैज लेंथ एल, विड्थ बी एंड डेप्थ डी, another beam B has the same length and the width but depth is double that of A, the elastic strength of the beam is 4 times होती है, 4 गुना होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, a single reinforced concrete beam of 25 centimeter width and 70 centimeter effective depth is provided with इतना and steel if the mortar ratio is 15, the depth of the neutral axis is, डेप्थ कितनी होती है न्यूट्रल एक्सिस की? अगर हमें डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है बी इंटू एक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एम ए एस टी इंटू ब्रैकेट में डी माइनस एक्स। बी आपको पता है हमारे पास कितना है, 250 है। डी हमारे पास 700 mm है। ए एस टी यहाँ पर जो है हमारे पास 1875 यहाँ पर दिया गया है, ये वाला। एंड डी हमारे पास क्या है, 700, ये तो मैंने आपको बता दिया। एंड एक्स जो होता है वो हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम एक्स को ऐसे ही छोड़ देंगे। एक्स बटे 2, ये तो आपको पता है कि एक कॉमन वैल्यू होती है, सारी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं आप। हमारे पास जो आंसर आएगा वो 300 mm यानी कि 30 सेंटीमीटर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एज परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीज, अगर स्टील को आप बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है? तो उससे क्या होता है कि जो डेप्थ होती है न्यूट्रल एक्सिस की वो बढ़ जाती है। स्टील को बढ़ाएंगे तो डेप्थ बढ़ जाएगी, क्योंकि जो न्यूट्रल एक्सिस होता है वो परसेंटेज ऑफ स्टील पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द थिकनेस ऑफ बेस स्लैब ऑफ ए रिटेनिंग वॉल जनरली प्रोवाइडेड इज, थिकनेस ऑफ बेस स्लैब जो होती है, बेस स्लैब की थिकनेस जो होती है रिटेनिंग वॉल्स के केसेस में वो आप प्रोवाइड करते हैं विड्थ ऑफ द स्टेम एट द बॉटम। विड्थ ऑफ स्टेम, स्टेम की जो विड्थ है बॉटम पर उतनी ही आप बेस स्लैब की थिकनेस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, ए शॉर्ट कॉलम हमारे पास 20 इंटू 20 सेंटीमीटर इन सेक्शन इज रेनफोर्स विद 4 बार हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इफ परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना है कंक्रीट एंड स्टील में, 40 kg एंड 300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। द सेफ लोड ऑन कॉलम शुड नॉट एक्सीड, सेफ लोड जो होता है कॉलम का वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सेफ लोड जो होता है कॉलम का वो इज इक्वल टू होता है परमिसिबल स्ट्रेस जो होता है कंक्रीट में इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट का प्लस परमिसिबल स्ट्रेस जो स्टील में आ रहा है इनटू एरिया ऑफ स्टील। ये जो होता है सेफ वेरी को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें दी गई है, लेकिन जो एरिया ऑफ कंक्रीट है वो गिवन नहीं है। तो एरिया ऑफ कंक्रीट जो होता है वो होता है ग्रोस एरिया माइनस स्टील एरिया। ग्रोस एरिया हमारे पास कॉलम का 20 इंटू 20 माइनस हमारे पास स्टील का एरिया कितना है यहाँ पर 20 स्क्वायर मीटर। इसको हम कर देंगे तो 380 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे पास ये कंक्रीट का एरिया आ गया। तो सारी वैल्यू हम पुटअप कर सकते हैं, 40 इंटू 380 इंटू सॉरी प्लस 20 इंटू 1300। परमिसिबल स्ट्रेस जो आ रहा है स्टील में वो 1300 आ रहा है। तो हम करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा ये इतना आ गया, ऑप्शन सेकंड। सॉरी परमिसिबल स्ट्रेस जो है वो 300 है, तो 300 आप करेंगे तो शायद आंसर आगे पीछे आ सकता है, तो नन ऑफ द अबव हमारा आंसर हो सकता है। तो देख लीजिएगा आंसर क्या आएगा, 300 कीजिए, 1300 मत कीजिएगा। सो अगला क्वेश्चन देखिए, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू कंसिडरेशन इफ द लिमिट ऑफ सर्वे इज,
जो कर्वेचर ऑफ अर्थ होता है आप कंसीडर कौन से केसेस में करते हैं, कौन से केसेस में नहीं करते हैं। तो टेकन जो करते हैं वो जियोडेटिक में करते हैं। जियोडेटिक सर्वेइंग में आप कर्वेचर ऑफ अर्थ जो होता है उसको कंसीडर करते हैं। अगर हमारे जो सर्वे की लिमिट होती है वो 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होती है, तब ऑप्शन ये सही आंसर होगा। जियोडेटिक में डिग्री ऑफ एक्यूरेंसी जो होती है वो बहुत ही हाई होती है। डिग्री ऑफ एक्यूरेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। लेकिन जो प्लेन टेबल होता है उसमें एक्यूरेंसी जो होती है वो लेस होती है। ये पॉइंट भी आप याद रखिए। प्लेन टेबल के केस में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जो जनरली एरिया होता है वो 250 से कम होता है, किलोमीटर स्क्वायर से कम होता है। इसमें कर्वेचर ऑफ अर्थ को नेग्लेक्ट किया जाता है, कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये आप याद रखिए। एंड यहाँ पर एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं प्लेन टेबल के केसेस में, तो ओल्ड ट्रायंगल जो बनती है सर्वे लाइन में वो प्लेन ट्रायंगल बनती है। प्लेन टेबल में प्लेन ट्रायंगल बनती है। एंड जो ओल्ड लाइंस लेन ऑन द सरफेस आर कर्व्ड लाइन एंड ट्रायंगल आर स्फेरिकल ट्रायंगल, जो किस में बनती है, स्फेरिकल ट्रायंगल में, वो बनती है जियोडेटिक में। जियोडेटिक में स्फेरिकल ट्रायंगल बनती है, लेकिन प्लेन जो बनती है वो प्लेन में ही बनती है। अगला देखिए, ए लाइन जॉइनिंग सम फिक्स पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन इज कॉल्ड, उसको टाई लाइन के नाम से जाना जाता है। चेक द एक्यूरेंसी जो होती है वो चेक लाइन होती है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, दीज लाइन आई रन टू चेक द एक्यूरेंसी। एक्यूरेंसी को चेक करने के लिए चेक लाइन यूज आप कर सकते हैं। एंड जो बेस लाइन होती है, यहाँ पर आंसर दिया गया है बेस लाइन के बारे में। तो बेस लाइन जो होती है ये सबसे लंबी लाइन होती है, लॉन्ग सर्वे लाइन होती है। तो ये जो लाइन होती है वो शुरू होती है मिडल ऑफ द एरिया टू बी सर्वेड, यहाँ से ये शुरू होती है। सो टाई लाइन इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इन ए क्वाड्रेंटल सिस्टम द वेयरिंग ऑफ ए लाइन इज मेजर। वेयरिंग ऑफ लाइन जो होती है वो मेजर की जाती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ और साउथ, विच एवर इज नियर, जो सबसे नज़दीक होगा लाइन टुवर्ड द ईस्ट और वेस्ट के, यहाँ से शुरू होती है, मेजर की जाती है। और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, डिफ्लेक्शन एंगल इन ट्रावर्स इज इक्वल टू। डिफ्लेक्शन एंगल जो होता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन द इंक्लूड एंगल एंड 180 का डिफ्लेक्शन एंगल जो होता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।